आज का पहला सवाल है हमारा। इन पेडागोजी द कंप्यूटर इज यूज टू। पेडागोजी के अंदर कंप्यूटर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है? द टू मोटिवेट द लर्नर, कि जो सीखने वाला है उसको मोटिवेट किया जाए, मोटिवेट करता है। टू प्रोवाइड फीडबैक, इससे हमें फीडबैक मिलता है, यानी हमें पता चलता है हमारी कितनी लर्निंग हुई है, कितनी रहती है, क्या चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। टू इंटरेक्ट विद द लर्नर, कि इससे टीचर्स और इससे जो है ना वो लर्नर का इंटरेक्शन एक बिल्ड होता है। या फॉर ऑल ऑफ द अबव, कि सभी चीज़ें किसी न किसी दर्जे के अंदर कंप्यूटर के इस्तेमाल करने से लर्नर को फ़ायदा दे रही होती हैं, पेडागोजी के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं कंप्यूटर की मदद से। जी, कौन सा आंसर ठीक होगा? जी, क्योंकि कंप्यूटर जब हमारे रुझानात और हमारी सलाहियतों के मुताबिक हमारी रहनुमाई कर रहा होगा, हमारे हमारे लिए चीज़ों को सहल कर रहा होगा, आसान कर रहा होगा, तो हमें मोटिवेट भी कर रहा होगा। हमारी असेसमेंट भी हो रही होगी, जब हम कोई टेस्ट देंगे पता चल जाएगा और इससे हमें फीडबैक भी मिल जाएगा कि मेरा कौन सा एरिया वीक है। हमारा उसके साथ इंटरेक्शन होने से हमारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो सभी आंसर इसके जो हैं वो ठीक बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर इज, एक उस्ताद का सबसे ज़रूरी काम जो है वो क्या है? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, के उस्ताद ने जो चीज़ें क्लास के अंदर पढ़ानी है उनको उनको सही तरह क्लास के अंदर अरेंज करें। टीचिंग वर्क, उस्ताद के किए जाने वाले वो तमाम काम, टीचिंग वर्क यानी जो पढ़ाना है उसने वो प्रॉपर एक तरतीब देना, ये उस्ताद का काम है। टू एवेलुएट द स्टूडेंट, स्टूडेंट को एवेलुएट करना, यानी जो एट द एंड एक एग्जाम होता है वो लेना उस्ताद का काम है। टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास, के उस्ताद का काम क्लास में सिर्फ लेक्चर देना है। टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चे की निगहबानी करना है। क्योंकि ये पेडागोजी का सवाल है तो पेडागोजी के सम टाइम हमें आंसर सारे ही एक जैसे लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग ठीक बता रहे हैं कि इसका आंसर जो है टू ऑर्गेनाइज द पेडागोजिकल कंटेंट, ये है। ठीक है, देखिए जो एवेलुएट द स्टूडेंट, ये काम उस्ताद का नहीं है कि सिर्फ एट द एंड एग्जाम ले ले, या सिर्फ आए और क्लास में लेक्चर दे दे, या उस्ताद जो है बच्चों की निगरानी करे। उस्ताद कोई टेक केयर गिवर नहीं है कि वो आके बच्चों की वहाँ पे उनकी देखभाल करे। बल्कि उस्ताद का काम है कि टीचिंग वर्क जो है, जो उसका पढ़ाने का काम है, उन चीज़ों को उनको एक ऐसा तरीके से करे, उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करे। टू मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज, अगर आप अपने दिमाग के को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, द मोर लाइकली यू आर टू डैश इंफॉर्मेशन, तो फिर इसके चांसेस ज्यादा हैं कि आप इंफॉर्मेशन को क्या कर सकेंगे। यानी अगर आप दिमाग के ज्यादा हिस्से को इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है वो इंफॉर्मेशन को ज्यादा यूज कर सकेंगे, इंफॉर्मेशन को ज्यादा मिस कर सकेंगे, मिस यूज कर सकेंगे, रिटेन कर सकेंगे। जब हम कोई चीज बार बार पढ़ते हैं तो हम हमारे पास उसकी रिटेंशन रेट बढ़ जाता है, वो चीजें हमें देर तक याद रहती है। जब हम ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारा नॉलेज की इंफॉर्मेशन की रिटेंशन जो है, रिटेन यानी ज्यादा टाइम तक हमें वो चीजें याद रहती हैं। द फिलोसफर हु फर्स्ट मेंशन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले और स्पोर्ट्स इन एजुकेशन वाज, कौन सा ऐसा फिलोसफर था जिसने पहली दफा एक स्पोर्ट्स की, खेल के मैदान की, खेल की अहमियत के ऊपर बात की थी? वो कौन सा साइंसदान था? सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल या जॉहन लॉक? कौन था जिसने इसके ऊपर फोकस किया? वो हमारे पास अरिस्टोटल था, जिसने सबसे पहले खेल की अहमियत को वाजे किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फाइव सेंसेस, हमारी पांच सेंसेस हैं जिसे हम जिनसे जिनके जरिए जो हम नॉलेज ले रहे होते हैं उसे हम इंपीरिकल नॉलेज बोलते हैं। तो वो फाइव सेंसेस हमारी कौन सी है? जिसे हम कहते हैं टेस्ट, जो है वो क्या बोलते हैं, स्मेल, हेयर, और इसके अलावा सी और टच। ठीक है, तो पांच सेंसेस हैं। यहाँ विजन देखना भी आ गया, यहाँ टच करना भी आ गया, स्मेल भी आ गया, थॉट, इन थॉट क्या है, सोचना,
सोचना हमारी 5 सेंसेस के अंदर शामिल नहीं है, वो एम्पिरिकल के अंदर नहीं आती, बल्कि ये रैशनल लॉजिक के अंदर आती है। तो ये थॉट जो है वो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया है। इन एजुकेशन डैश इज यूज टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। कौन सी चीज है जिससे हम इन्फ्रेंस कर सकते हैं? इन्फ्रेंस का मतलब बेसिकली होता है कि जिस चीज के हम उनके असरात को मेजर कर, जिनकी जिनकी बुनियाद पे जो कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा होता है वो हम कर सकते हैं। तो वो इन्फ्रेंस हम कैसे करते हैं? में इन्फ्रेंसेस किसके जरिए करते हैं? क्या असेसमेंट के जरिए हम इन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं? क्या एवेल्यूएशन के जरिए कर रहे होते हैं? मेजरमेंट या डायग्नोस्टिक या डायग्नोसिस के जरिए कर रहे होते हैं? देखिए, इन्फ्रेंसेस करना, मेजरमेंट तो सिर्फ होता है चीजों को क्वांटिफाई करना, मेजरमेंट क्वांटिफाई करना होता है। ये इसका इन्फ्रेंस होता है एक असर डालना, तो वो नहीं है। डायग्नोज चेक करना होता है। बेसिकली मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमारे पास जो है ना ज्यादा मोस्ट टर्म यूज होने वाली वो है असेसमेंट। वो क्या है? असेसमेंट। जब भी किसी को चेक करना होता है, जब भी किसी के ऊपर लर्निंग के इफेक्ट्स को देखना हो कि कितना कुछ इसने सीखा, किसी की आउटपुट चेक करनी हो, किसी का अचीवमेंट करनी हो, जो भी चीज, तो हम इसके लिए एक कॉमन वर्ड जो यूज करते हैं वो असेसमेंट है। तो यहाँ पे जब हम इन्फ्रेंसेस, यानी जिससे हमें पता चलेगा कि इसका कितनी लर्निंग हुई है, कितनी डेवलपमेंट हुई है स्टूडेंट की, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे? हम उसकी असेसमेंट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? असेसमेंट कर रहे होंगे। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। In the cooperative learning method, the role of teacher is of cooperative learning। cooperative learning क्या होती है? जहाँ दो या दो से ज्यादा तलबा जो है आपस में मिलजुल के स्टडी कर रहे होते हैं, मिलजुल के पढ़ रहे होते हैं। ऐसे में एक उस्ताद जो है उसका किरदार वहाँ पे क्या होगा? क्या वो फैसिलिटेटर होगा? क्या डेलीगेटर होगा? क्या फैसिलिटेटर और डेलीगेटर होगा? क्या डेलीगेटर एंड फॉर्मल अथॉरिटी होगी? मैं इन दोनों की वजाहत कर देता हूँ। जो जिन लोगों को नहीं पता होगा फैसिलिटेटर और डेलीगेटर के अंदर क्या फर्क है। फैसिलिटेटर में ये होता है कि उस्ताद बच्चे को रास्ता तो दिखा रहा है, उनको गाइडेंस तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन साथ के साथ कहीं ना कहीं उस्ताद खुद भी इंगेज है। उस्ताद उनकी लर्निंग का अहाता किए हुए है, उनके जिम्मे काम लगाता है, उनकी गलतियों को सुधारता है, उनको आगे बढ़ने के मौके प्रोवाइड करता है, उनकी लर्निंग को सहल करता है। लेकिन जबकि इसके मुकाबले में डेलीगेटर के अंदर उस्ताद जो है वो बच्चे को थोड़ा सा काम जो है वो डेलीगेट भी करता है। उनको बच्चों डेलीगेट के अंदर ये होता है कि आप कि बच्चे जो हैं वो आप उनको काम जिम्मे लगा देते हैं बच्चों के। बच्चे अपने रूल खुद बनाते हैं डेलीगेटर के अंदर। बच्चे अपने रूल खुद बनाते हैं कि हमने कैसे लर्न करना है। और वो अपने उनके अंदर एक ऑटोनॉमी डिवेलप होती है, ये ऑटोनोमस होते हैं बच्चे, अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे होते हैं। उस्ताद ने एक दफा जिम्मे लगा दिया है कि बच्चों ये काम कर लो, तो बच्चे उसके बाद उसकी ऑटोनॉमी उनके अंदर आती है। वो खुद अपने रूल बनाते हैं, उसके मुताबिक करते हैं। तो या दोनों है। ये फॉर्मल अथॉरिटी, ये तो एक अलग सी चीज है। कोऑपरेटिव का फॉर्मल अथॉरिटी के साथ कहीं ताल्लुक ही नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर जो है वो दोनों है कि जब उस्ताद कोऑपरेटिव लर्निंग करवा रहा है तो उस्ताद उनको बच्चे के जिम्मे काम भी लगाएगा कि आप लोग ये करो, और साथ के साथ फैसिलिटेटर भी होगा, तो उनकी मदद भी कर रहा होगा कि कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे मसला आ रहा है, कहाँ उनको डायरेक्शन देनी, कहाँ वो भटक रहे हैं। तो उस्ताद उनकी फैसिलिटेटर भी है और डेलीगेटर भी है। जी समझ गए? Which act of teacher fosters a sense of autonomy in the learning process? अभी मैंने आपको कीवर्ड एक बोला था, ऑटोनॉमी। तो बताएं कि ऑटोनॉमी किसके अंदर होती है लर्निंग प्रोसेस के अंदर? कि बच्चों को आज़ादी है, अपने रूल खुद बनाएं, खुद अपनी मर्जी से लर्न करें। मतलब उस्ताद बच्चों को जो है वो आज़ादी दे देता है, उनको फॉस्टर अ सेंस ऑफ कि भाई तुम लोग अपनी जब तुमने ये सबक याद करना है। उस्ताद का काम इसके अंदर होता है कि उनको काम दे दिया, ये काम है बेटा आप लोगों ने करना है, अब आप जो बेहतर समझे, जिस तरह चाहे बेहतर। बच्चे अपने रूल खुद बनाएंगे, अपनी मर्जी से बच्चे उनको करेंगे। ये डेलीगेटर में होता है, जहाँ उस्ताद जिम्मेदारियां दे देता है और बच्चे उसको कर रहे होते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ह्यूरिस्टिक मेथड, और इसके अलावा ये जो तीन चार इस तरह के मेथड इकट्ठे आते हैं, डिस्कवरी मेथड। यहाँ पे उस्ताद का रोल जो ज्यादातर होता है वो डेलीगेटर और फैसिलिटेटर दोनों हम ले लेते हैं।
ठीक है, हम किसी एक को उसकी तरफ नहीं करेंगे, ये उस स्पेशल एस्पेक्ट्स के अंदर हम देखेंगे। वैसे प्रोजेक्ट मेथड जो होता है ना हमारे पास, उसमें हम ये कहते होते हैं कि उस्ताद डेलीगेटर है, काम बच्चों के ज़िम्मे लगा दिया है, आप लोगों ने करके आना है। अगर इंक्वायरी के अंदर थोड़ी-सी हम अगर इसकी वज़ाहत हो जाए, तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि क्या उस्ताद उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर उस इंक्वायरी बेस होता है जहाँ पे उस्ताद बच्चों से सवाल कर रहा है, बच्चों के अंदर तजस्सुस पैदा कर रहा है, बच्चे उसके ऊपर जो गौर व फ़िक्र कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, तदब्बर कर रहे हैं, सवाल-जवाब कर रहे हैं। अब जब ऐसी सूरत-ए-हाल होगी तो उस्ताद फैसिलिटेटर भी होगा, ठीक है? और अगर ये है कि उस्ताद सिर्फ़ दे के साइड पे हो गया तो फिर ऑटोनॉमी आ जाएगी। तो इंक्वायरी बेस्ड में ज़्यादा चांसेस फैसिलिटेटर के हैं। इनकी मैंने तारीफ़ भी लिख दी कि अगर किसी को कुछ समझ ना आ रही हो तो। A teacher is considered successful only if he dash, एक उस्ताद जो है वो सक्सेसफुल होगा अगर अंडरस्टैंड हिज सब्जेक्ट वेल, अगर उसे अपना सब्जेक्ट आता हो, गेट्स हिज आर्टिकल पब्लिश इन अ पॉपुलर मैगजीन, अगर उसके आर्टिकल जो है वो पॉपुलर एक मशहूर मैगजीन के अंदर पब्लिश हो जाए, गिव्स 1% एग्जामिनेशन रिजल्ट, अगर उसका इसको 1% के बजाय हम 100% कर लेते हैं, अगर उस्ताद 100% रिजल्ट देता है तो तब वो अच्छा है। ये इज जेंटल एंड इजीली अप्रोचेबल, कि उस्ताद वो बड़ा शरीफ है और बड़ा आसानी से अप्रोच है, हर एक की बात सुनता है, हर एक बच्चा अपना मसला उस्ताद के पास लेके जा सकता है, तो ये उस्ताद अच्छा होगा। तो आज के दौर में वही उस्ताद अच्छा है, जो जेंटल भी है, शरीफ भी है, समझदार भी है और समझता भी है ज़रूरतों को, और आसानी से वो मुयस्सर भी है, दस्तयाब भी है। बिफोर एक्सेप्टिंग द टीचिंग प्रोफेशन वन मस्ट नो, उस्ताद का प्रोफेशन संभालने से पहले, देख अडॉप्ट करने से पहले इस बंदे को क्या पता होना चाहिए कि द ड्यूटी ऑफ द टीचर, कि उसको पता होना चाहिए कि उस्ताद की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। द पे स्केल ऑफ टीचर, कि उस्ताद की तनख्वाह कितनी है। द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोफेशन, कि मेरे प्रोफेशन के अंदर क्या जिद्दत है, क्या जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है जिनके ऊपर मैंने काम करना है। द बेनिफिट्स अवेलेबल टू टीचर, के कौन से बेनिफिट असातिज़ा को अवेलेबल हैं। तो हमारा जो असल है हम ये देखें, हमारे प्रोफेशन का मुस्तकबिल के अंदर क्या उसका जो है वो फ़ायदा है, और क्या इसकी जो है मुस्तकबिल के अंदर इसकी क्या डिमांड्स है, क्या-क्या नई जिद्दतें इसके अंदर आ रही हैं, कौन-कौन सी चीज़ें मुझे मुस्तकबिल के अंदर इसके अंदर नई अडॉप्ट करनी होंगी। वीमेन आर गिवन प्रेफरेंस इन टीचिंग प्राइमरी चिल्ड्रन बिकॉज़, फीमेल जो हैं, इनको एक प्राइमरी जो है वो टीचर के तौर पे ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है, दुनिया भर में ज़्यादा किया जाता है और होना भी यही चाहिए। मतलब कि प्राइमरी लेवल पे ज़्यादा फीमेल होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर जैसे मेल के अंदर बाज़ दफ़ा इमोशनल इंटेलिजेंस लैक कर रही होती है। आजकल ऐसा फीमेल के अंदर भी है। देखिए, अगर एक फीमेल को सिर्फ़ यही फ़िक्र हो कि मैं कैसे बनी हुई हूँ, या मुझे अपनी पर्सनैलिटी या इन चीज़ों की अगर उसे फ़िक्र हो, वो तो बच्चों को नहीं समझ सकेगी। तो बहरहाल उनके मुताबिक जो है एक फीमेल ज़्यादा केयरिंग होती है, ठीक है? और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक छोटे बच्चे की साइकोलॉजी को समझ सकती है, और वो बच्चे छोटे बच्चे को ज़्यादा एक मेल की निस्बत प्यार कर सकती है। तो कहते हैं कि प्राइमरी जो टीचर है, वो फीमेल होनी चाहिए। तो शी इज़ इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, कि वो इमोशनली तौर पे बच्चों को अंडरस्टैंड कर सकती है, छोटों को। इसलिए एक फीमेल जो एक अच्छी टीचर है। शी कैन आल्सो क्राई, कि बच्चा रोए तो फीमेल भी रोना शुरू कर देती है, इसलिए वो अच्छी है। स्टूडेंट डोंट गेट स्केयर्ड, के बच्चे उससे डरते नहीं हैं। मेन डोंट लाइक दिस प्रोफेशन, के जो टीचर्स हैं वो इस प्रोफेशन को पसंद नहीं करते। तो बाकी सारे रीजंस की बजाय ये रीजन ठीक है। शी इज इमोशनली अंडरस्टैंडिंग। द टीचिंग अप्रोच इन विच स्टूडेंट्स शेयर नॉलेज विद अदर स्टूडेंट्स थ्रू वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये वो टीचिंग अप्रोच जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो अपना नॉलेज दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो बहुत से तरीक तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव क्लासरूम मॉडल, कोऑपरेटिव बिहेवियरल मॉडल, या कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। ये कोऑपरेटिव क्लासरूम, ये बिहेवियरल मॉडल कोई नहीं है। कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल है कि जहाँ पे बच्चे मिल-जुल के देखें वो क्या कर रहे हैं, कि वो स्टूडेंट अपना नॉलेज को शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। तो वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर को किसी तरह, तो ये जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल कहते हैं इसे। When students are asked to leave the classroom, जब बच्चों को कहा जाए कि वो क्लासरूम से निकलें, to observe events,
बाहर होने वाली चीज़ों का मुशाहिदा करें, ऑर्गेनिज्म जानवरों जानदारों का एंड ऑब्जेक्ट्स और चीज़ों का इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, अपने माहौल के इर्द गिर्द जो है वो उन चीज़ों का मुआयना करें। द टीचर इज एक्चुअली यूजिंग, टीचर जो है एक्चुअली यूज कर रहा है डैश स्ट्रेटेजी टू टीम टीचिंग। तो उस्ताद कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा है जी, आप लोग ठीक बता रहे हैं। उस्ताद फील्ड ऑब्जर्वेशन करवा रहा है, यानी जब क्लासरूम से बाहर निकलना है तो फील्ड ट्रिप्स तो होता है सैर करना, वो तो नहीं है। क्लास ऑब्जर्वेशन क्लासरूम के अंदर तो नहीं है, क्लास से तो बाहर निकल आए हैं। तो फील्ड ऑब्जर्वेशन है, बाहर के से नेचर एनवायरनमेंट के अंदर जो चीजें हैं उनका तज्जिया करना, वो उस्ताद करवा रहा होता है। ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली रवायती तौर पे द कार्ड विद द क्वेश्चन, वो कार्ड जो आपने प्रोग्राम में टीवी प्रोग्रामों में भी देखा होगा, जहाँ पे एक शख्स के पास कुछ कार्ड्स होते हैं, कार्ड की एक साइड के ऊपर सवाल लिखा होता है और कार्ड की दूसरे साइड के ऊपर जो है वो आंसर लिखा होता है। ऐसे कार्ड्स को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कार्ड्स कहा जाते हैं, प्ले कार्ड कहते हैं, फ्लैश कार्ड कहते हैं, या नोट कार्ड कहते हैं। ऐसे कार्ड्स जिनकी बैक साइड के ऊपर जो है वो, जहाँ पे एक साइड पे सवाल और दूसरी पे जवाब होता है, इसे हम फ्लैश कार्ड्स बोलते हैं, इसे हम फ्लैश कार्ड बोलते हैं। माशाअल्लाह, आप लोग बड़ा जबरदस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सब लोग ठीक सवालों के जवाब दे रहे हैं, खुशी हुई इस बात। डिस्कवरी टीचिंग एक्चुअली जो डिस्कवरी टीचिंग है, ये क्या है? ये पॉजिटिव अप्रोच है, डायलेक्टिक अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है। जहाँ पे स्टूडेंट अपना नॉलेज खुद बिल्ड करता है, उसे हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बोलते हैं। डिस्कवरी हो, इंक्वायरी मेथड हो, या क्वेश्चन आंसर, जहाँ जहाँ पे बच्चा अपना नॉलेज खुद क्रिएट कर रहा होगा, खुद बिल्ड कर रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बोलते हैं। जी, तामीर कर रहा होगा। टीचर रीड्स अलाउड टू द क्लास टू इम्प्रूव स्टूडेंट, उस्ताद क्लासरूम के अंदर ऊंची आवाज से रीडिंग कर रहा है, यानी बुक की रीडिंग करवा रहा है या कर रहा है, तो इसका क्या फायदा होगा? फीलिंग्स अबाउट रीडिंग, के बच्चों के अंदर रीडिंग की फीलिंग्स पैदा होंगी कि यार ऊंची आवाज से पढ़ रहे होंगे तो वो ऐसे उन्हें उस चीज की बड़ी जबरदस्त समझ आ रही होगी, उनकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो रही होगी, उनकी कंप्रीहेंशन यानी समझने की सलाहियत पैदा होगी, या आल ऑफ दी, तो सब ही इसके जवाब जो है वो ठीक होंगे। रीडिंग आर लुकिंग एट मटेरियल क्विकली, अगर आप किसी किताब को, किसी मटेरियल को बड़े तेजी के साथ देखते हैं, गेन एन ओवरव्यू, उसका ओवरव्यू कर सकें, उसका खुलासा देख सकें, उसकी थोड़ी सी समझ बूझ कर सकें कि इस तहरीर के अंदर, इस किताब के अंदर, इस खुलासे की क्या बात की गई है। ऑफ द कंटेंट इज द रीडिंग टेक्निक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्कीमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कीमिंग। दो चीजें, दो टर्म्स होती है, एक होती है स्कैनिंग और एक होता है स्कीमिंग। जब हम किसी किताब को रीड कर रहे हैं, जस्ट उसका ओवरव्यू लेने के लिए, जब हम एक जैसे किसी टॉपिक की दोहराई करते हैं, तो दोहराने के दौरान, रिवाइज करने के दौरान हमारा मकसद होता है कि मेरे अंदर एक ओवरव्यू पैदा हो जाए, मुझे इसकी थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझ आ जाए, तो ये जो होता है इसको हम स्कीमिंग बोलते हैं। और जब हम किसी चीज को बड़े डीपली अंदाज से पढ़ रहे होते हैं, एक एक वर्ड को खंगालते हैं, पूरी किताब के एक एक वर्ड को अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, पूरी किताब को लर्न करते हैं, इसे हम स्कैनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्कैनिंग। यानी जब पूरी किताब पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे तो स्कैनिंग होगा। और जहां हम सिर्फ किताब का ओवरव्यू ले रहे होंगे, टॉपिक को सिर्फ खुलासा देख रहे होंगे, तो उसे हम स्कीमिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? स्कीमिंग कहेंगे। टीम एक्टिविटी टू समराइज रीडिंग इज आल्सो टर्म्ड एज, जो टीम एक्टिविटी, यानी जो टीम एक्टिविटी है, ये बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। टीम एक्टिविटी टू समराइज रीडिंग, कि आप मिलजुल के कोई काम कर रहे हैं, उसकी सारा कुछ जो आपने पढ़ा, यानी आपने पूरी कोई किताब खत्म की, अब उसकी आप जो है ना वो छोटी सी साइलेंट रीडिंग से कोई टर्म्स नहीं है, खामोशी से पढ़ना मुराद होगा ना। साइलेंट रीडिंग, दिल में जैसे पढ़ रहे हैं, तो आप उसको मतलब उसको यहाँ पे एक जो जैसे स्कैनिंग और स्कीमिंग एक टर्म है ना, उस तरह साइलेंट रीडिंग कोई टर्म नहीं है। तो टीम टीम एक्टिविटी जो है, टू समराइज रीडिंग एग्जास्ट, तो जहां हम चीजों को जो है वो, जो कुछ हमने पढ़ा, मैं कहता हूँ ना, या आप मुझे सारी सारी बात का खुलासा बता दो, मुझे इसकी ना जो है ना सारी बात की समरी बता दो, तो क्या कहेंगे? इसको ग्रुप समरी बोलेंगे, इसको रिले समरी बोलेंगे, ग्रुप प्रेजेंटेशन बोलेंगे, नन ऑफ दीज बोलेंगे? जी जरा बताइए इस सवाल का जवाब।
कि जब आप टीम एक्टिविटी मिलजुल के काम कर रहे हो, तो काम के दौरान आप जो है वो समराइज रीडिंग, जो रीडिंग आपने की हो उसको समराइज करना हो कि हमने इसके अंदर क्या किया है, उस रीडिंग को हम क्या कहेंगे? सारे ही ए और सी बता रहे हैं, इसको हम रिले समरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिले समरी। रिले समरी होता है खुलासा। रिले समरी क्या होता है? खुलासा होता है। मतलब कि रिले समरी के अंदर होता है कि आप उस चीज को बिल्कुल शॉर्ट करते हैं। मैं कहता हूँ यार, अच्छा मुझे आपकी कुछ रिले समरी मिली है कि आप जो है वो आपने रिसेंटली एमफिल मुकम्मल किया है, पहले मास्टर किया हुआ था, वहां जॉब करते थे, आजकल ये कुछ कर रहे हो, या आपके, यानी एक मैं बड़ा ही मुख्तसर सा किसी बंदे की जिंदगी का निचोड़ बता देता हूँ, किसी चीज की समरी बता देता हूँ, किसी बड़ी चीज को छोटे में सम अप करके उसको बता देता हूँ, तो इसे हम रिले समरी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? ग्रुप समरी या ग्रुप प्रेजेंटेशन। ग्रुप प्रेजेंटेशन तो वो होती है जहाँ ग्रुप प्रेजेंट यानी एक बंदा देता है, यानी एक ग्रुप की सूरत में एक पार्ट एक बंदा प्रेजेंटेशन दे देता है, दूसरा पार्ट दूसरा बंदा, फिर तीसरा बंदा। ग्रुप समरी भी इसी तरह की टर्म बनेगी। तो रिले समरी आपने याद करना है कि जब हम चीजों को एक कंबाइंडली हमने कोई बड़ा सारा काम किया है और उसको छोटा उसको संभाल करके उसकी समरी बता रहे हैं, तो इसको हम रिले समरी बोलेंगे। when instruction is delivered by a person close in age, जब इंस्ट्रक्शन जो है वो डिलीवर की जाए एक पर्सन की तरफ से जो कि अपने उसकी एज में उसका बराबर हो, और अचीवमेंट टू द पर्सन रिसीविंग इंस्ट्रक्शन, और यानी लेने वाला जिसको दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन और जो लेने वाला है वो एज के अंदर बराबर है, पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला एज के अंदर बराबर हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस इज नॉन एज, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको पीयर ट्यूटरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीयर ट्यूटरिंग बोलेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? पीयर मतलब जो है वो, आप उसको ये कह सकते हैं कि मतलब एक जैसे एज के लोग होते हैं, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, तो ये पीयर ट्यूटरिंग हो जाएगा। इन अ राउंड टेबल डिस्कशन, आप एक टेबल के इर्द गिर्द बैठे हो और डिस्कशन कर रहे हो। द पार्टिसिपेंट्स डैश डिस्कस द टॉपिक अमंग देमसेल्फ और विद द ऑडियंस, तो जो वो पार्टिसिपेंट्स हैं वो खुद के साथ या ऑडियंस के साथ जो डिस्कशन कर रहे होंगे, वो कौन सी डिस्कशन होगी? ओरिजिनली होगी, इनफॉर्मली, फॉर्मली या नन? आप एक टेबल के गिर्द बैठ के गपशप कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और डिस्कस द टॉपिक अमंग देम, और खुद से एक दूसरे के साथ कर रहे हैं और साथ में ऑडियंस के साथ भी कर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये इनफॉर्मली होगी। क्या होगी? देखिए, जो डिस्कशन आ जाए ना, राउंड टेबल, ये टेबल उस साथ के साथ राउंड टेबल, टेबल के गिर्द बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक डिस्कशन डिबेट हो रही है ना आपकी, टेबल के गिर्द बैठ के गपशप लगा रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, किसी और को बता रहे हैं, तो इसको हम जो है वो इनफॉर्मली करेंगे। डिबेट डिस्कशन मोस्टली इनफॉर्मल होती है जब उस्ताद की गैर मौजूदगी के अंदर हो रही है स्पेशली। According to Emile, the noblest work in education is to make, इमाइल जो रोसू ने किताब लिखी थी, नेचरलिज्म का जो फादर था, उसके अंदर सबसे अच्छा काम वो क्या है? यानी नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक, एजुकेशन के अंदर क्या है जी? जबरदस्त रीजनिंग मैन पैदा करना। ये यानी इमाइल कहती है कि इंसान को एक रीजनिंग मैन पैदा करना, जो हर चीज के अंदर गौर व फिक्र करे, तदब्बर करे, नेचुरल इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करे और उससे चीजें को डिराइव करे, वो वाले हैं। which from the following should be used to decrease minor inappropriate behavior? कौन सी चीज है? देखें, अगर आपके बच्चे, आपके बेटे बच्चे या आपके स्टूडेंट्स, अगर उनके अंदर कोई छोटा सा माइनर इनअप्रोप्राइट बिहेवियर है, तो आप उसको क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में जब छोटी मोटी बच्चा गलती करता है और वो गलती इतनी बड़ी नहीं है, तो बजाय उसको कि उसको जो है वो आप डांट डपट करें, उसको कारपोरल पनिशमेंट करें, बल्कि चाहिए ये कि आप उस बच्चे को जो है वो उस बिहेवियर को इग्नोर करें अनटिल कि वो शिद्दत इख्तियार ना कर जाए।
एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे लोग बड़े होते हैं, उनकी उम्र बढ़ती है। द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइन, तो उनकी क्या चीज जो है वो लर्निंग की डिक्लाइन होती है, क्या उनकी सीखने की स्पीड कम हो जाती है, क्या सीखने की पावर कम हो जाती है। देखिए पावर तो बरकरार रहती है, इंसान हमेशा हर उम्र में सीख सकता है, लेकिन जो जवानी के अंदर जो छोटा बच्चा जिस तेजी के साथ एक चीजों को याद करता है, और वो जो बड़े होते हैं वो उस स्पीड से उस तेजी के साथ चीजों को लर्न नहीं कर सकते, तो उसकी स्पीड जो है ना वो कम हो जाती है, स्पीड डिक्लाइन होती है। और जब वो एक एज के साथ स्पीड कम होती है। विच टाइप ऑफ पर्सन शुड इंटर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, किस तरह के बंदे को टीचिंग के अंदर आना चाहिए। मेरिटोरियस पर्सन, बड़े शरारती किस्म के चालाक किस्म के आदमी को आना चाहिए। डिवोटेड एंड लिबोरियस पर्सन, वो शख्स जो बड़ा वक्फ किया हो, जिसको पढ़ाने के अंदर मजा आता हो, जिसका पढ़ाना जिसका जो है वो पैशन हो, जो बड़ा मेहनती आदमी हो, उससे आना चाहिए। जनरल पर्सन, कोई भी आम आदमी टीचिंग की तरफ आ सकता है। इकोनॉमिकली वीक, जिसके पास पैसे ना हो वो टीचिंग की तरफ आए। तो सूटेबल आंसर यही है कि वो शख्स जो टीचर बनना चाहता है उसके अंदर डिवोशन हो, वो बड़ा मेहनती होना चाहिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड स्टूडेंट इज, अच्छे स्टूडेंट की क्या खसूसियत है। टू कम टू स्कूल ऑन टाइम, कि उसकी खसूसियत है कि वो स्कूल टाइम पे आए। टू बी क्वाइट एंड वेल बिहेव, कि वो बड़ा खामोशी से यानी क्वाइट होके बैठे और वेल अच्छा बिहेव करे। टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन क्लास, कि वो बच्चा, वो क्लास अच्छा स्टूडेंट वो है जो क्लास में आके ये एफर्ट करे कि जो उस्ताद पढ़ा रहा है मुझे इसकी समझ आई है कि नहीं आई। वो अपना पूरा जोर लगाए कि उस्ताद जिस जज्बे से जो चीज़ मुझे पढ़ा रहा है मुझे वो आ जानी चाहिए, मुझे समझ जानी चाहिए और मैं वो कर सकूं। वो वाला जो है वो एक अच्छा होगा। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज, जो उस्ताद की प्राइमरी ड्यूटी है वो क्या है, कि स्टूडेंट्स हैं, नेशन है, सोसाइटी है या फैमिली है। कि उस्ताद की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या आएगा, कि वो अपने स्टूडेंट्स की केयर करे, वो नेशन किसका सोचे। उस्ताद का देखें सबसे पहला काम वो है कि वो अपने स्टूडेंट्स की फिक्र करें, अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें, उनका हक अदा करें। ये पहला काम, पहली जिम्मेदारी उस्ताद की है। टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड, के अनकॉन्शियस माइंड यानी वो जो हमारा दिमाग है उसका जो अनकॉन्शियस है, स्टूडेंट्स हैं। The study in the functioning of the unconscious mind, which of the following technique can most profitably use। अगर आपको किसी शख्स के अनकॉन्शियस माइंड को देखना है तो उसके लिए आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। सिचुएशनल टेस्ट यूज करने पड़ेंगे, केस स्टडी, पर्सनल इन्वेंटरीज या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। देखें वो जो कहता है सिगमंड फ्रॉड जो अनकॉन्शियस माइंड की बात करता है, तो उसके अंदर कहता है कि किसी भी शख्स जो है उसके अनकॉन्शियस माइंड को समझना, किसी भी शख्स की जो पर्सनैलिटी शख्सियत होती है ना वो उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। फिर किसी शख्स की पर्सनैलिटी को देखने के लिए आपको उसके अनकॉन्शियस माइंड के यानी उसकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या है ये पता करवाएं। यानी आप किसी से 5-10 मिनट मिलते हैं, घंटा 2 घंटे मिलते हैं, हो सकता है कि उसकी शख्सियत आपसे बाहर ना आए। जब बड़ा टाइम होगा तो उसके बाद आपका वो उसका जो अंदर क्या है क्या वो उसके बाहर आएगा। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है ये पर्सनैलिटी को जज करने के लिए, अनकॉन्शियस माइंड को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। व्हाट शुड अ टीचर डू आफ्टर टीचिंग द लेसन, एक उस्ताद को क्लासरूम में सबक पढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए। ही शुड गिव आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द लेसन, उसे जो है वो आंसर देने चाहिए लेसन के। ही शुड आस्क द स्टूडेंट टू आंसर क्वेश्चन अबाउट द लेसन, उसे बच्चों से जो है वो सवाल पूछने चाहिए। आस्क द स्टूडेंट टू आंसर क्वेश्चन अबाउट द लेसन, के मुतालिक सवालों के जवाब पूछने चाहिए। ही शुड टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, उसे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करनी चाहिए कि जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को उसकी कितनी समझ आई है। ही शुड लीव देम टू डिसाइड वेदर टू राइट और नॉट, उनको उनके ऊपर डिसाइड। देखिए डी ऑप्शन को खत्म कर दें ये नहीं बनता। ही शुड गिव आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द लेसन, लेसन के अंदर तमाम मौजूद सवालों को जवाब देना ये भी नहीं बनता। ही शुड आस्क द क्वेश्चन, उसे सवाल करने चाहिए। टू आंसर क्वेश्चन, कि वो जवाब, ही शुड आस्क द स्टूडेंट्स
उसे शुरू सवाल करना चाहिए टू आंसर क्वेश्चन, के वो सवालों के जवाब दे अबाउट द लेसन, जो लेसन के मतलब सवाल हैं उनके जवाब दें। या ही शुड टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग। तो देखें ये चीज बाद में आती है, ये जो ऑप्शन बी है ना, ये बाद में आता है कि ही शुड आस्क द स्टूडेंट टू आंसर क्वेश्चन अबाउट द, वो बच्चों से लेसन के मुतालिक। पहली चीज तो होगी कि उसकी देखनी है कि बच्चों को उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, देखें स्टेटमेंट दोनों की मिलती जुलती हैं, पहले बी की भी और सी की भी। लेकिन देखें हमने एक लेसन पढ़ाया, लेसन के बाद हमारा असल पर्पज तो ये है, हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग देखें कि बच्चे को कितनी समझ आई है, पहले ये होगा, फिर सवालों के जवाब हम जो है वो बाद में उससे देखेंगे। तो सी आंसर जो है वो ज्यादा अप्रोप्राइट है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेट एंड कंप्यूटर मेक्स चिल्ड्रन, ये कंप्यूटर और इंटरनेट से जो इंफॉर्मेशन क्या करती हैं, गेन मोर नॉलेज, बच्चे इससे ज्यादा नॉलेज लेते हैं। इंक्रीज देयर नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बच्चों की कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से नॉलेज और इंफॉर्मेशन के अंदर इजाफा होता है। बिकम द बेस्ट डिसिपल, कंप्यूटर और इंटरनेट जो है एक बच्चे को अच्छा स्टूडेंट बनाते हैं। मोर इंटेलिजेंट, ये बच्चों को ज्यादा जहीन करते हैं। तो जो असल है कि कंप्यूटर हो इंटरनेट हो, ये बच्चे की इंफॉर्मेशन और नॉलेज को बढ़ाने के अंदर जो है वो फ्रूटफुल रहते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास हार्डली टॉक्स, एक जो है वो स्टूडेंट क्लास में बड़ी मुश्किल से बोलता है। ही हाउ वुड यू इनकरेज हिम टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, आप कैसे उसे इनकरेज करेंगे कि वो अपने टू एक्सप्रेस अपने आप को एक्सप्रेस करें। बाय ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशंस एंड क्लासरूम एक्टिविटीज, कि वो डिस्कशन और क्लासरूम एक्टिविटीज को जो है वो ऑर्गेनाइज करें। बाय इंकरेजिंग द चाइल्ड टू टेक पार्ट इन क्लास, कि बच्चों को इनकरेज करें कि वो द चाइल्ड टू टेक पार्ट इन क्लास, कि वो इनकरेज करे बच्चे को क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करें। बाय ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल गेम, ऐसी गेम्स या ऐसे प्रोग्राम का क्लासरूम के अंदर इनकाद किया जाए जिनके अंदर बच्चे जो है वो बोलना उनके लिए कंफर्टेबल हो। यानी वो बच्चे जो क्लास में नहीं बोलते, जो हेजिटेट करते हैं, अब उनको बुलवाने के लिए एक उस्ताद को चाहिए कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसी चीजें शुरू करे जिसमें बच्चे की दिलचस्पी हो, ताकि वो उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करे। प्राइमरी टीचर शुड गिव टॉप प्रायोरिटी टू, जो प्राइमरी का उस्ताद है उसको सबसे ज्यादा क्या अहमियत देनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी, उससे कम्युनिटी को समझना चाहिए। अंडरस्टैंड द कॉलेज कुलीग टीचर्स, अपने कुलीग टीचर्स को समझना चाहिए। इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स, वो साथी के साथ उसको इंटरेक्शन करना चाहिए। अंडरस्टैंड द चाइल्ड फ्यूचर, तो बेहतर ये है, सबसे पहली प्राइमरी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पहले यही है कि वो बच्चों को अंडरस्टैंड करे, उनको समझे, उसके बाद बाकी चीजें हैं वो आएंगी। द बेस्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग एट द प्राइमरी, प्राइमरी स्टेज पे सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, सेल्फ लर्निंग, के बच्चे खुद अपनी लर्निंग करें। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे सबसे बेस्ट टेक्निक यही है कि बच्चे अपनी जो है वो लर्निंग खुद करें। उसके अलावा द ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड एंड चाक टेक्निक्स, कि वहाँ वहाँ पे चाक बोर्ड के लिए पढ़ाया जाए। गेम टेक्निक यूज की जाए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू की जाए। जी, बेस्ट टेक्निक फॉर टीचिंग एट द प्राइमरी स्टेज। देखिए सेल्फ लर्निंग तो नहीं होगा, कि सेल्फ लर्निंग के बच्चों को इस एज के अंदर क्या पता। ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड का भी इस्तेमाल नहीं है। अब आप आ गए गेम और प्रैक्टिकल के अंदर। क्यों, क्या प्रैक्टिकल क्यों नहीं, प्रैक्टिकल क्यों नहीं। सारे लोग इस गेम को बता रहे हैं, मेरा इसकी तरफ जो ख्याल जा रहा था ना, मेरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ जा रहा था, कि छोटे बच्चों को लर्निंग टू डू बाय डूइंग से सीखते हैं, उनको प्रैक्टिकल करवाया जाए। चलें जी, हम गेम ही लगा लेते हैं, आपके मशवरे से मैं अपनी करेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। जी शुक्रिया। शुएब साहब वापस आ गए हैं, आपका इज्तिमा का सफ़र कैसा रहा। आज दुआ थी, दुआ के बाद घर भी पहुंच गए हैं, बड़ी बात है। चलें इसको ऊपर कर लेंगे, कोई नहीं है, गौर फिक्र कर लेंगे। ज़्यादा मैंने, मेरे जो पहले परसेप्शन थी ना, वो ये थी प्रैक्टिकल की। तो क्योंकि मैं गेम खुद खेलता कोई नहीं हूँ, आज तक नहीं खेली, ना शौक है, तो फिर मैं इसलिए गेम को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। हाँ हाँ सॉरी, कल संडे था, आज जो है ना वो मंडे है। सॉरी सर, मैं समझा कि आज संडे है, ऐसे समझ।
अ स्टूडेंट विद द साइंटिफिक एटीट्यूड, स्टूडेंट जो का साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, वो गेट्स अ गुड जॉब, उनको अच्छी जॉब मिल जाती है। वो बड़े बिकम करेजियस, बड़े बहादुर होते हैं। स्टडीज सिस्टमैटिकली, वो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करते हैं। थिंक्स रैशनली, वो बड़े दिमाग के साथ सोचते हैं। तो साइंटिफिक स्टडी वाले वो रैशनल होते हैं, हर चीज के मुतालिक लॉजिक पेश करते हैं, हर जवाब के पीछे लॉजिक को सर्च करते हैं। तो ये वाला जो है रैशनल आएगा। when a teacher enter his class on the first day, जब उस्ताद क्लास में पहले दिन आए, the theme of discussion should be, उस्ताद को पहले दिन क्या डिस्कशन करनी चाहिए। कोर्स कंटेंट के बच्चे हमने ये कोर्स पढ़ेंगे, स्कूल प्रिंसिपल ऐसा है उसके बारे में, स्कूल की बिल्डिंग कैसे है उसके बारे में, या एक इंट्रोडक्टरी सेशन हो, उस दिन आप इंट्रोडक्शन करें, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, बच्चों का इंट्रोडक्शन लें। तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि उस्ताद पहले दिन जब जा रहा है किसी क्लास में, तो वो दिन जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर गुजारें। Dash is a teacher-centered model that focuses on students' activities being guided by the teacher. तो डैश है टीचर, कौन सा टीचर सेंटर है। देखिए थिंकिंग मॉडल, थिंकिंग मॉडल तो सोच विचार करना है, और सोच विचार जब सभी कर रहे होंगे तो ये टीचर सेंटर नहीं होगा। पैडागोजी कभी भी टीचर सेंटर नहीं रही। डायरेक्टिव मॉडल जो है ये टीचर सेंटर है। डायरेक्टिव जहाँ पे टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, इनडायरेक्ट जहाँ बच्चे खुद से सीख रहे होते हैं, उस्ताद फैसिलिटेटर होता है। तो डायरेक्टिव मॉडल जो होता है, इसके अंदर उस्ताद जो है वो टीचर सेंटर होगा, यानी टीचर सेंटर अप्रोच होगी कि वहाँ पे अहकामात दिए जाएंगे और अगले जो है उस अहकामात को करने के अंदर पाबंद होंगे। एनी मेथड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व टू और मोर स्टूडेंट्स कैन बी टर्म्ड as, वो मेथड जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हों, उसे क्या कहते हैं, क्लास टास्क बोलते हैं, ग्रुप वर्क बोलते हैं, क्लास वर्क बोलते हैं, ग्रुप टास्क बोलते हैं। तो हम इसको ग्रुप वर्क बोलते हैं, ठीक है। जहाँ दो या दो से ज्यादा जो है वो स्टूडेंट हों, उसको ग्रुप वर्क बोलेंगे। The techniques in which student act out roles from stories or historical event is termed as, तो कौन सी टेक्निक है जिसके अंदर जो है ना वो ड्रामा करके कोई हिस्ट्री, यानी सॉरी, हिस्ट्री के कोई इवेंट हो, कोई स्टोरी हो, इन सब को करके जो है ना वो बच्चे सीख रहे होते हैं एक्ट करके। क्या ड्रामा है, क्या सिमुलेशन है, क्या प्ले है, या ऑल ऑफ दिस सभी आ जाएगा। देखिए नो डाउट के हिस्टोरिकल के लिए हम ड्रामा करते हैं, और लेकिन हम कह रहे हैं कि टेक्निक इन विच स्टूडेंट एक्ट करते हैं। अब सिमुलेशन के अंदर भी एक रियल लाइफ सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, एक्ट किया जाता है। प्ले जहाँ पे खेल कूद के सीखा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें लेके जाती हैं कि हम चीजों को, यानी हिस्टोरिकल और स्टोरीज, इन सब की पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को देख के एक अच्छी तरह लर्निंग कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, टेक्निक यूज करते हैं। तो ड्रामा, सिमुलेशन, प्ले, ये सारी चीजें आ जाएंगी। वन वे टू मैक्सिमाइज, जैसे ही ये सेशन एंड हो, आप लोगों ने दोबारा कर लेना है। हम जो है वो एक सेशन और लेंगे। टोटल आज हमने 64 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने हैं। वन वे टू मैक्सिमाइज टीचिंग टाइम, वो एक तरीका जिसके ज़रिए हम अपने टीचिंग टाइम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। शॉर्ट एंड डिलेज, जो वक्फे हैं, जो ट्रांजिशन है, उसको कहीं क्लास गई है दूसरे क्लासरूम में आने से पहले वो बड़ा टाइम ज़ाया करके आते हैं, हर पीरियड के बाद बच्चे पानी पीने चले जाते हैं। फोकस स्टूडेंट बिहेवियर, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, यानी आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं टीचिंग टाइम, और आप डिले को कम करना चाहते हैं, क्या करेंगे। आप रूल्स बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे, या आप ऐसी रूटीन सेट कर देंगे कि जिस रूटीन पे चल के, यानी वो हमेशा की रूटीन बन जाए, और कभी भी आपका टाइम ज़ाया ना हो, बच्चे एक क्लास से कहीं और ना चले जाएं। तो रूल्स जो होते हैं ये बनाए जाते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को देर पा तक करना चाहते हैं, तो हमें रूटीन बनानी होगी ताकि हम एस्टेब्लिश कर